जय हिंद मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के SCERT पैटर्न पर आधारित वर्ग 10वीं का अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पहले चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम लोग बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल जड़ें काफ़ी गहरी है और वर्तमान में हम जिस रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थिति तक पहुंच पाई है। तो आज हम लोग भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी लंबी बातचीत करने वाले हैं और एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन इससे पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और इन 200 वर्षों में भारत के अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 1858 ईस्वी के बाद से लेके 15 अगस्त तक इन वर्षों में और इससे पहले भी जिस तरीके की नीति ब्रिटेन की सरकार ने अपनाया उससे हमारी अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र में केवल शोषण ही हुआ, जिसके कारण हमारे विकास की गति मंद हो गई। आज़ादी के समय हमारे भारत के महापुरुष के कंधों पर जब ये जिम्मेवारियां दी गई कि किस भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से, जो हर दृष्टिकोण से, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या कई ऐसे दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी उसको किस प्रकार से विकास की गति प्रदान की जाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में वह गति हमारे अर्थव्यवस्था को इस स्तर तक पहुंचा दे कि वर्तमान में विश्व की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाली देश है, उसके समक्ष अपने आप को ला पाए। और इसमें सफलता भी मिली है। तो आइए
सबसे पहले आज हम लोग ये जान लें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। पहले इसे नोट कर लेते हैं, तब आगे की बात करेंगे। इस अध्याय में अध्ययन के जो बिंदु हैं उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1, अर्थव्यवस्था का परिचय। 2, अर्थव्यवस्था का विकास। 3, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक। 4, बिहार में विकास की स्थिति। 5, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। और 6, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। तो अभी मैंने जितने टॉपिक्स के नाम बोले उन्हीं सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंतर्गत विस्तार से पढ़ना है, समझना है। इसे शुरू करने से पहले एक बार हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त रूप से उस समय की अर्थव्यवस्था को जानें जिस समय अंग्रेज़ों का आगमन हमारे देश में नहीं हुआ था। तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी। हमारे देश की आर्थिक स्थिति अंग्रेज़ों के आने से पहले उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिसकी तुलना में काफ़ी अच्छी थी। भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। हमारे देश में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, जिसके कारण यहाँ अनेक प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। इन्हीं सभी बातों को हम लोग यदि गौर से देखें तो उस समय जब अंग्रेज़ों का आगमन इस देश में नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ जितनी जनसंख्या थी उसकी जो आवश्यकताएं थी, चाहे वह भोजन से संबंधित हो, वस्त्र से संबंधित हो, आवास से संबंधित हो या अन्य आवश्यकताएं हो, उसकी पूर्ति हम अपनी भूमि से कर लिया करते थे। हमें अनाज की आवश्यकता थी, इसके लिए हमारे पास उपजाऊ भूमि थी। हम भरपूर मात्रा में अनाज उपजा लिया करते थे। हमें वस्त्र की आवश्यकता थी और इसके लिए हम अपने खेतों में कपास तैयार कर लिया करते थे। हमारे यहाँ के सूती वस्त्रों की विश्व के बाज़ारों में काफ़ी मांग थी। हमारे यहाँ के सूती वस्त्र यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी पसंद किए जाते थे और इन सूती वस्त्रों का व्यापार करके उस समय यूरोपीय व्यापारी काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। आप लोगों को याद होगा जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा हमारे देश में आया था, तो यहाँ से वो भारतीय मसाला, हाथी दांत, मलमल वस्त्र ये सब ले जाकर यूरोप के बाज़ारों में बेचा था और बेचने के बाद उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ था। तो इन सभी बातों को देखते हुए यही लगता है कि उस समय
पूरी दुनिया को हम बहुत कुछ ऐसा हमारा देश दे रहा था जो दुनिया के अन्य देशों से यूरोप को नहीं मिल रहा था। अब एक एक की मैं चर्चा करूं तो उस समय भारत से यूरोप के बाज़ारों में मसाले जाते थे, सूती वस्त्र जाते थे, मलमल वस्त्र जाते थे, जिसका प्रयोग ब्रिटेन में राजघरानों के लोग करते थे, और अन्य प्रकार की सामग्री भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिसकी मैं चर्चा करूं तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। कि मांग थी भारत से यूरोपीय व्यापारों के लिए। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इंग्लैंड के व्यापारियों का हमारे देश में आगमन हुआ, और आने के बाद हमारे देश से उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार करने के उपरांत इतना अधिक मुनाफा हुआ कि यूरोप की जितनी भी उस समय व्यापारिक कंपनियां थी सब धीरे धीरे करके हमारे देश में आ गई, और हमारे देश पर व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए वो यूरोपीय कंपनियां आपस में लड़ती रही। उसमें से सारी कंपनियों को पराजित करके एक कंपनी जो हमारे देश में जम गई, जो 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के लड़ाई के बाद जिस कंपनी ने इस देश में राजनीतिक रूप से भी अपना प्रभुत्व कायम किया, वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और वह ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में केवल उस कंपनी ने 1757 से लेके 1857 तक व्यापार किया, हर दृष्टिकोण से भारत को लूटा। उसके बाद भारतीयों में जब नवीन प्रकार की चेतना आई, जिससे 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो भले ही उस विद्रोह को सैनिक विद्रोह के नाम पर दबा दिया गया, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि जो शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर करती थी, अब वो शासन इंग्लैंड के डायरेक्ट राजाओं के द्वारा भारत पर होने लगा, और वह शासन 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जारी रहा। तो इस सब के पीछे कारण क्या था उसकी मैं बात करूं तो हमारे देश में विविधताएं बहुत ज़्यादा थीं। हम जाति के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे। इन्हीं विविधताओं को अंग्रेज़ों ने अपना हथियार बनाया और भारत के एक एक क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाकर अपने अधीन करके इसे लूटा। तो इसके अंतर्गत जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग इतिहास में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अभी मैंने चर्चा किया उपनिवेश। तो उपनिवेश क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ब्रिटिश शासन भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत भारत को एक उपनिवेश बनाकर लूटा। और उपनिवेश होता क्या है, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके सभी आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण,
शासक देश का होता है तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे भारत 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। हिंद चीन, जिसके अंतर्गत आज लाओस, वियतनाम, कंबोडिया आता है, वह फ्रांस का उपनिवेश था। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था के अर्थ को समझने से पहले हम आर्थिक क्रियाओं को समझें कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। एक व्यक्ति के